हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के विषय में। तो पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के स्थल रूप है और इन्हीं स्थल रूपों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इन स्थल रूपों को हम कभी कभी स्थल मंडल भी कहते हैं। यह जो पूरा वीडियो है ये 6 के ज्योग्राफी का जो NCERT सॉल्यूशन में आपको पढ़ा रहा था उसी सीरीज का अगला वीडियो है। अभी तक मैंने 5 वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिए थे जो इसी बुक से रिलेटेड था। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल वीडियोस भी अपलोड किए थे जो इन्हीं सभी चैप्टर से रिलेटेड था। तो इस पूरे NCERT सॉल्यूशन की खासियत यह है कि मैं ना केवल आपको NCERT को एक्सप्लेन करता हूं, हालांकि अलग अलग छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स या गिफ्ट्स की मदद से मैं आपको टॉपिक्स को क्लियर करने के साथ साथ मैं इस पूरे चैप्टर का आपको क्वेश्चन और आंसर भी एक्सप्लेन करता हूं, जिससे कि NCERT से रिलेटेड किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन आंसर आपके दिमाग में होता है वह पूरा का पूरा किया जाता है, क्लियर हो जाता है। तो ये था आपका जो है अगला वीडियो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और साथ ही साथ अगर आप किसी भी प्रकार का पर्सनल सवाल चाहते हैं तो फॉलो कीजिए मुझे सोशल मीडिया पर। मैं अवेलेबल हूँ इन सभी सोशल मीडियाज़ पर। आप इसकी मदद से आप मुझसे किसी भी प्रकार के पर्सनल सवाल कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल और वीडियो में किसी भी तरह के सुधार के लिए आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पीडीएफ पर आ चुके हैं और इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां हैं वो क्या है, और इस पिक्चर की मदद से उसमें अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां जैसे कि पर्वत, पठार, झील, सहायक नदी, वितरिका, मैदान, स्थल संधि, जल संधि, प्रायद्वीप, समुद्र, पर्वत श्रृंखला, घाटी, पहाड़, ये सभी चीजें क्या होता है। और इनके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसके चलते जो है पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की आकृति जैसे कि पहाड़ का निर्माण हो रहा है, पठार का निर्माण हो रहा है एवं मैदान का निर्माण हो रहा है। आगे हम लोग देखेंगे कि पर्वत क्या होता है और पर्वत के कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि पर्वत होते हैं, पर्वत श्रृंखला होता है, और पर्वत के विभिन्न प्रकार के प्रकारों में पर्वत के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है। तो उन तीनों प्रकार के विषय में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे और उसको समझेंगे। इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे पठार के विषय में। पठार क्या होता है और पठार हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है हम लोग समझेंगे। पठारों में क्या होता है, खनिज बहुत ही ज़्यादा होता है, तो खनिज हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मैदान क्या होता है और मैदानी क्षेत्र किस प्रकार से हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर मौजूद तीनों ही अलग अलग प्रकार के स्थल मंडल को पढ़ने के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ बचता है पढ़ने के लिए, और वह है फैक्ट। तो हम लोग फैक्ट पढ़ेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग टिक्स जो है चैप्टर को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट्स दिए गए थे और इसमें टॉपिक को बेहतर तरीके से क्लियर करके नहीं लिखा गया था, तो मैंने इस चैप्टर्स में पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिया है। तो आपको ये अंडरलाइन वाला सेक्शन कैसा लगेगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले के वीडियोस में मैंने अंडरलाइन नहीं किया था। अगर आपको ऐसा ही अंडरलाइन वाला जो है नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम ऐसे ही वीडियोस क्या करेंगे, लाएंगे। तो स्थल रूप हम आपको बता चुके हैं कि पृथ्वी के जो स्थल है उस पर अलग अलग प्रकार का जो रूप है उसे हम पृथ्वी के स्थल रूप कहते हैं। और पृथ्वी के अगर बात करें तो पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप मौजूद हैं। अनगिनत का मतलब होता है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। हाँ, पृथ्वी पर अगर आप कहीं भी जाइएगा तो इसके कुछ भाग जो है या तो ऊंचे नजर आएंगे या तो कुछ भाग आपको नीचे नजर आएंगे, और इसके कुछ भाग ऐसे हैं जो समतल नजर आएंगे। और इसके आधार पर हम इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। या तो भाग पूरी तरह से ऊंचा होगा, या तो पूरा भाग नीचा होगा, या तो पूरी तरह से क्या होंगे, समतल होंगे। अब जितने भी प्रकार के स्थल रूप हैं जिसे हम स्थलाकृतियां कहते हैं या स्थल मंडल के विभिन्न स्थल रूप कहते हैं, वे 2 प्रक्रियाओं के कारण निर्मित होते हैं। और उन्हें हम पहली प्रक्रिया जो है उसे हम कहते हैं आंतरिक प्रक्रिया, और दूसरी जो है उसे हम कहते हैं बाह्य प्रक्रिया। आंतरिक का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों के विषय में। तो कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर लगातार जो है गति हो रहा है, इसे हम प्रथम गति कहते हैं या तो आंतरिक प्रक्रिया कहते हैं। इनके कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की जो सतह है कहीं या तो ऊपर उठ जाती है या तो कहीं नीचे की ओर धंस जाती है, और ये वो पहला कारण है जिसके चलते पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की आकृति हमें देखने को मिलती है। दूसरा जो कारण है उसे हम बाह्य प्रक्रिया कहते हैं। तो दूसरी या तो बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। तो कहता है कि पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने
को हम लोग कहते हैं अपर्दन कहते हैं, एवं अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा सतह जो है नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया से बाह्य प्रक्रिया वो दो कारण है। बाह्य प्रक्रिया में पहला कारण क्या है? अपर्दन, और दूसरा कारण है निक्षेपण। अपर्दन क्या करता है? किसी भी समतल आकृति को या किसी ऊंचे आकृति को या तो तोड़ता है, फोड़ता है। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर किसी भी प्रकार की अगर टूट फूट होती है, अगर कोई चीज टूट कर या घिस कर खत्म हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। आप ऐसा कल्पना कीजिए कि पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा चट्टान रखा हुआ है और वह चट्टान हवा, पानी और सूरज के किरणों के कारण वह टूट रहा है और टूट के मृदा बन रहा है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा? अपर्दन कहलाएगा। आप ऐसा कल्पना कीजिए कि एक नदी बह रही है और नदी के किनारे वाला जो मिट्टी है, नदी उसे क्या कर रही है? काटती जा रही है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? अपर्दन कहलाएगा। और अपर्दन के कारण गड्ढे बनते हैं और उस गड्ढे को फिर किसी न किसी दूसरी प्रक्रिया के द्वारा भरा जाता है, तो ये दूसरा जो कारण है उसे हम कहते हैं निक्षेपण। तो इन सभी प्रक्रिया के कारण पृथ्वी पर 3 प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। एक को कहते हैं पर्वत, दूसरे को कहते हैं पठार और तीसरे को हम कहते हैं मैदान। तो ये 3 जो है मुख्य प्रकार की आकृतियां हैं जो हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। अब उन तीनों में से सबसे पहला जो है उसे हम पर्वत कहते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग पर्वत के विषय में पढ़ें, उससे पहले हम लोग को यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार की आकृतियां हैं, इसे हम बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। तो विभिन्न प्रकार की आकृतियों को समझने के लिए मैं आपको सीधा ही प्रेजेंटेशन पर लेकर आया हूं, जहां से मैं आपको अलग अलग प्रकार की आकृति के विषय में समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए, इस ओर जो आपको आकृति दिख रहा है ये है पर्वत, और इस ओर जो आकृति आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं पठार। दोनों में ही अंतर क्या है? तो सबसे पहले देखिए, ये जो पर्वत आपको दिख रहा है इसका जो शिखर है वो कौन की तरह दिख रहा है। शिखर को इंग्लिश में टॉप कहते हैं। तो अगर आप टॉप की ओर देखिएगा तो ये कैसा दिख रहा है? कौन जैसा दिख रहा है। जबकि इसके इस ओर वाला भाग पठार है, और पठार का जो ऊपर वाला भाग है वो बिल्कुल सपाट दिख रहा है। जिस प्रकार से एक मेज होता है, यानी कि कुर्सी जिस प्रकार से होता है उसमें 4 पैर तो होते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो आकृति होता है वह सपाट होता है। उसी प्रकार की आकृति हमें यहाँ दिख रही है। तो पहला अंतर हम लोग क्या देखें कि पर्वत का जो शिखर होता है वो कौन के जैसा होता है, जबकि जो पठार है उसका शिखर समतल होता है। ये मेन अंतर है पर्वत और पठारों में। ज्यादातर जो पर्वत है वो चट्टानों से बने होते हैं, ज्यादा कठोर चट्टान होते हैं, जबकि पर्वत जो है पठार जो होते हैं वो उतने ज्यादा कठोर नहीं होते, पर्वत ज्यादा कठोर होते हैं। ये पहला अंतर है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा पठार दिखता है। पठार में एक और खासियत यह है कि पठार में जो ढाल है वो एक बेग खड़ी ढाल होता है, यानी कि पठार एक लगातार आती है और एक जगह करके खत्म हो जाती है। यहाँ से आपको खड़ी ढाल नजर आएगा, और इसमें अगर आप गिर जाते हैं तो इसे आपको अधिक ऊंचाई से गिरने का अनुभव होता है। जबकि अगर हम पर्वत की बात करें तो पर्वत में खड़ी ढाल नहीं होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें धीरे धीरे जो है ढाल जो है नीचे होता है। आप इस पे चढ़ाई करना थोड़ा आसान होता है, जबकि पठार पर चढ़ाई करना मुश्किल भरा कार्य होता है। पठार का अगर आप क्षेत्र देखते हैं तो उसमें बीच का क्षेत्र जहाँ पर जो नदी वगैरह बहते हैं तो वो थोड़ा खड़ी ढाल होता है, वहाँ पर आपको कुछ इस तरह से सपाट वाली ढाल देखने को मिलती है, लेकिन ज़्यादातर पठारों में आपको खड़ी ढाल देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक खड़ी ढाल है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, और आप देख सकते हैं इसके नीचे कितनी खड़ी ढाल है। तो इस तरह से पठार में ये चीज़ होता है। अब एक और चीज़ होता है जिसको हम कहते हैं पहाड़ी, और दूसरा है पर्वत। तो ये क्या है? ये पहाड़ी क्षेत्र है, और ये वाला क्या है? ये है पहाड़ यानी कि पर्वत है। तो ये जहाँ पर आपको ऊंचे ऊंचे शिखर नजर आते हैं, पत्थरों के बने हुए अलग अलग प्रकार के कौन नजर आते हैं, जिसकी ऊंचाई जो है सामान्य भूमि से बहुत ही अधिक होती है, उसे हम पर्वत कहते हैं। और दूसरा जो पहाड़ी लिखा गया वो कुछ नहीं है, एक ऊंची भूमि है जो जमीन से क्या है? थोड़ा सा ऊंचा है। आप इसे समझिए मिट्टी का थोड़ा सा क्या होगा? टीला होगा, जो जमीन से क्या है? थोड़ा ऊंचा है। इसे हम पहाड़ी इलाका कहते हैं। तो पहाड़ और पहाड़ी इलाका में ये अंतर होता है। अब जो तीसरा चीज आता है वह मैदान होता है। तो मैदान जो है वो पूरी तरह से प्लेन होता है, इसमें कहीं भी आपको ऊंची या नीची भूमि जरा सा भी देखने को नहीं मिलेगा। अब आइए, जैसा कि अब वो घाटी आता है, तो घाटी क्या होता है देखिए। तो देखिए, अगर ऐसा आप देखें कि चारों तरफ क्या है? पहाड़ है, और बीच में एक ऐसा खाली जगह जहाँ पर लोगों का बसाव है, लोग रह सकते हैं, लोगों का आना जाना होता है, वैसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। घाटी में एक चीज का खतरा होता है, कोई भी पर्वत है या वन है या फिर जो जंगल है, माफ कीजिए, पहाड़ के ऊपर जो छोटे छोटे पेड़ हो सकते हैं या बड़े बड़े पेड़ हो सकते हैं, पत्थर हो सकते हैं, अगर वो गिरता है तो सीधा घाटी में होता है, घाटी में आता है। या तो यहाँ पर जो जमीन अपर्दन होता है, घिसने लगता है, तो वो भी कहाँ पर आता है? इसी घाटी में आता है। और किसी कारणवश से अत्यधिक वर्षा होती है
तो वह वर्षा जो है इसी क्षेत्र में बह के आता है, जिससे इन क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना अधिक होती है। अब आता है झरना। तो झरना क्या होता है, जब ऊंचाई से कोई भी जल गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं, झरना कहते हैं। और ज़्यादातर नदियाँ क्या होती है, किसी पहाड़ पर्वत से निकलता है। इसका कारण है कि पहाड़ और पर्वत क्या होते हैं, जल के स्रोत होते हैं। जल को वर्षा के समय वो अपने में जमा करके रखते हैं। अब आइए एक चीज़ समझते हैं जिसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप क्या होता है समझिए। ये जो आपको इलाका दिख रहा है, इसके तीनों तरफ क्या है, पानी है। और जब किसी क्षेत्र के तीनों तरफ क्या होता है, पानी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये प्रायद्वीप है। अब एक और चीज़ समझना होगा हमें, और वह है स्थल संधि। तो ये स्थल संधि क्या होता है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ स्थल। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक जमीनी भाग है, और इधर भी आप देख सकते हैं ढेर सारा जमीन है। तो ये दोनों ही जमीन एक सकरे से भाग से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ बीच में भी क्या है, जमीन ही जमीन है। जिससे आप इस जमीनी भाग से, जिससे हम नाम दे देते हैं ए, और ये जो दूसरा जमीनी भाग है जिसका नाम दे देते हैं बी। अगर आप ए से बी तक जाना चाहते हैं तो इस जमीनी भाग से आसानी से क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये जो बीच में जमीनी भाग है, ये प्रकार का स्थल है जो क्या कर रहा है, बी को ए से जोड़ रहा है, और जोड़ने को हम लोग कहते हैं संधि। तो इस प्रकार से इस भाग को हम स्थल संधि कहते हैं। अब इसी प्रकार से अच्छा, यहाँ पर एक प्रायद्वीप का एग्जाम्पल दिया है। तो ये जो क्षेत्र आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है। और भारत से अगर आप ईस्ट ओर जाइएगा तो यहाँ पर आपको एक ऐसा क्षेत्र मिलेगा जिसके तीन तरफ क्या है, पानी। इस तरफ जो जल है इसका नाम है लाल सागर, इसे हम लाल सागर कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो सागर है जो भारत के ही पास है, इसे हम अरब सागर कहते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये क्या है, खाड़ी है। तो एक प्रकार का यहाँ पर खाड़ी है जो समुद्र का ही जल भाग है। तो इस प्रकार से तीन तरफ इसमें क्या है, पानी है। और जब किसी जमीनी भाग पर तीन तरफ से पानी होता है तो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। और ये वाला जो इलाका आपको दिख रहा है इसका नाम अरब प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीप आपको दिखा दिए और एग्जाम्पल भी दे दिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो इलाका है ये है अरब प्रायद्वीप। ये वर्ल्ड मैप में आपको दिखा रहे हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं द्वीप के विषय में। तो द्वीप क्या होता है, यानी जिसे हम आइलैंड कहते हैं। तो ये एक जमीनी भाग है जिसके चारों तरफ क्या है, पानी। तो एक ऐसा स्थान जिसके चारों ओर से पानी होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। अब अगर आप ऐसा समझते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये द्वीप है जिसके चारों तरफ से क्या है, पानी ही पानी है। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो मैंने आपको बता दिया पर्वत क्या होता है, साथ ही साथ मैंने आपको यह बता दिया पठार क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया पहाड़ी क्या होता है, फिर हमने आपको घाटी बता दिया। अब एक चीज़ बताया, पर्वत श्रृंखला। तो ढेर सारा जब पर्वत एक साथ रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं। अब आइए कहीं अगर ऐसा क्षेत्र जो जल का जमाव कर रहा है और तालाब से क्या होता है, बड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं। अब एक चीज़ नदी आ जाता है। तो देखिए ये जो बह रही है ये क्या है, नदी है। तो एक नदी भी बहती है, और नदी में जब छोटी मोटी कोई नदी जब बड़ी नदी में आकर के मिल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। जैसे भारत का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो भारत में गंगा नदी क्या है, एक बहुत ही बड़ी नदी है जिसमें एक यमुना नदी आकर के मिल जाती है। तो गंगा नदी क्या हो गया, गंगा नदी मुख्य नदी हो गई। और जो यमुना नदी है जिसे हम यमुना भी कहते हैं, तो ये जो यमुना नदी है ये क्या हो गया, सहायक नदी हो गया, क्योंकि यमुना नदी गंगा नदी में आकर के मिल जाती है और फिर गंगा नदी आगे बढ़ जाती है। मैदानी इलाका भी मैंने आपको बता दिया, स्थल संधि आपको बता दिए, प्रायद्वीप आपको बता दिए और आपको द्वीप बता दिए। जिस प्रकार से एक बड़े स्थल को एक छोटा सा स्थल जो है जोड़ता है, एक सकरा, तो उसे हम स्थल संधि कहते हैं। उसी प्रकार से एक बड़े जमीन भाग और एक छोटे से जमीन भाग के बीच में जो जल है वो क्या कहलाता है, जल संधि कहलाता है, क्योंकि ये दो जल को जोड़ता है। आप ऐसे समझिए, यहाँ पर एक समुद्र है जिसका नाम ए है और यहाँ पर एक समुद्र है जिसका नाम बी है, और ये बीच वाला जो जल वाला भाग है वो क्या कर रहा है, दोनों ही बड़े समुद्र को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। इसीलिए हम इसे कहते हैं जल संधि। तो इस प्रकार से जल संधि हो गया। अच्छा, नदी जहाँ पर समुद्र में मिलता है उसे हम कहते हैं नदी मुहाना। नदियाँ जब बहती है तो अपने साथ ढेर सारा कचरा कीचड़ वगैरह लाती है, जबकि पहाड़ से बहती है तो बहुत तेज बहती है, इसलिए वो इसे बहा लेती है। लेकिन जब वो प्लेन वाला इलाका में आता है तो उसे नहीं बहा पाता है और वो कीचड़ अपने नदी मुहाने में लाकर क्या कर देती है, छोड़ देती है, जिससे कि वहाँ पर ढेर सारा द्वीप छोटे छोटे निर्माण हो जाता है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं, या तो हम इसे नदी डेल्टा कहते हैं। और जहाँ पर नदियाँ जो है अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, जैसे कि ये एक नदी आई और यहाँ पर अलग अलग भागों में बट गई, तो उस बटे हुए भाग को हम कहते हैं वितरिका। क्या कहते हैं, वितरिका। और समुद्र के किनारे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, तट कहते हैं। तट का अर्थ ही होता है किनारा। उम्मीद है आपको इसमें जितने ही शब्द दिए गए थे सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके पॉइंट को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पर्वत के विषय में। तो अगर हम पर्वत की बात करें तो पर्वत है क्या, तो कहता है कि पर्वत जो है पृथ्वी की सतह की
प्राकृतिक ऊंचाई है, यानी प्राकृतिक रूप से ही ये ऊंचे हो गए हैं। तो पृथ्वी के किसी भी प्राकृतिक ऊंचाई को हम क्या कह सकते हैं, हम पर्वत कह सकते हैं। पर्वत का जो शिखर है वह छोटा होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, कौन के जैसा होता है। ये ऊपर वाला भाग क्या है, शिखर है। तो पर्वत का जो ऊपर वाला भाग होता है वह छोटा होता है, जबकि नीचे वाला भाग जिसे हम आधार कहते हैं वह थोड़ा क्या होता है, चौड़ा होता है ऊपर वाले के मुकाबले। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है, यानी कि जहां पर भी पर्वत होगा वो अपने आसपास के इलाके से बहुत ही छोटा होगा। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं, इसलिए वहां पर आपको बादल देखने को मिलेगा। और पहाड़ की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि जैसे जैसे आप पर्वत की ऊंचाई में जाइएगा वैसे वैसे जलवायु क्या होती चली जाती है, ठंडी होती जाती है। वहाँ पर बर्फ देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जो उसमें ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है, यानी कि हवा का घनत्व भी घटता चला जाता है। इसलिए जो पर्वतरोही होते हैं, यानी कि जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं। अब आइए, कुछ पर्वत ऐसे होते हैं, कुछ पर्वतों पर हमेशा जो है जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं या हिमानी कहा जाता है। तो क्या है कि वह नदियां बहती है, लेकिन नदियां अभी क्या है, जमी हुई है। जमी हुई का मतलब ऊपर में बर्फ के रूप में गर्मी के मौसम में वही पिघलती है और फिर नदी के रूप में बहती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर है तथा जिन्हें हम नहीं देख सकते, क्योंकि समुद्र के भीतर है तो हम नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ही कम लोग निवास करते हैं। कठोर जलवायु, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जैसे जैसे पहाड़ों में ऊपर जाइएगा तो जलवायु ठंडी होती जाएगी, नीचे गर्मी है। और साथ ही साथ अगर पहाड़ की ढलान की बात करें तो ढलान में घर द्वार बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। साथ ही साथ वहाँ पर जो है मौसम बदलते रहता है, भूस्खलन आते रहता है। तो इन सभी अलग अलग प्रकार के कारणों के चलते वहाँ पर लोग कम रहते हैं। इसे हम कहते हैं कम लोगों का निवास देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर लिखा है धरातल जो है वह खड़ी ढाल होता है। तो खड़ी ढाल आपको बता दिए क्या होता है। ओके, ये जो ढाल है इसे हम क्या कहते हैं, खड़ी ढाल कहते हैं। ये जो भूमि है ये कृषि योग्य भूमि बहुत ही कम होती है। कृषि योग्य भूमि नहीं होगा तो लोग कृषि कैसे करेंगे, खाएंगे कैसे। तो इन्हीं सभी कारणों के चलते वहाँ पर कम लोग आपको देखने को मिलेगा। अब कहता है कि पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं। व्यवस्थित होने का मतलब एक पर्वत है, उसके बगल में एक और पर्वत है, उसके बगल में एक और ऐसे ढेर सारे पर्वत होते हैं। तो हम उसे कहते हैं एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होना। और जब ढेर सारे पर्वत एक रेखा में होते हैं तो हम उसे श्रृंखला कहते हैं, या तो हम उसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो इस प्रकार से पर्वत श्रृंखला का यहाँ परिभाषा भी हमें देखने को मिल गया। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखला के क्रम में होते हैं, वो सैकड़ों किलोमीटर तक क्या होते हैं, फैले होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में हिमालय पर्वत दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी, हिमालय पर्वत जो है वह 2900 किलोमीटर तक क्या है, फैला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत ही हमारा सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके अलावा आल्पास तथा एंडीज ये भी क्या है, बड़े बड़े हैं। तो हिमालय जो है वो एशिया में है और आल्पास पर्वत श्रृंखला वो कहाँ पर है, यूरोप में है। और जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है और इसके अनुसार हम इन्हें 3 प्रकार में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। सबसे पहला जो पर्वत होता है उसे हम वलित पर्वत कहेंगे, दूसरा जो है उसे हम व्रंशोत पर्वत कहेंगे और तीसरा जो है उसे हम कहेंगे ज्वालामुखीय पर्वत। तो 3 प्रकार के पर्वत होते हैं और तीनों प्रकार के पर्वतों का आइए हम लोग देखते हैं कि तीनों कौन कौन से पर्वत हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पर्वत है कहता है कि हिमालय पर्वत, जैसा कि अभी आपको पढ़ा है, और दूसरा है आल्पास पर्वत। ये दोनों ही क्या है, वलित पर्वत है। जैसे कि यहाँ पर पहला लिखा गया है वलित पर्वत, तो यहाँ पर पहले वलित पर्वत। अब इनकी खासियत क्या है कि वलित पर्वत जिनकी सतह जो है वह ऊबड़ खाबड़ होती है तथा शिखर जो है वह शंक्वाकार होता है। तो शंक्वाकार कैसा होता है, शंकु के जैसा। तो ये है शिखर, और शिखर आपको कैसा देखने को मिलेगा, शंकु के जैसे देखने को मिलेगा। और इसका जो सतह है ये वाला भाग आपको ऊबड़ खाबड़ देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से पर्वत का जो ढाल वाला भाग है वो ऊबड़ खाबड़ होता है, सतह वाला, और जो शिखर है वो कैसा होता है, शंक्वाकार। ऐसे पर्वत को हम वलित पर्वत कहते हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है आरावली पर्वत श्रृंखला। यह विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अब अपर्दन की प्रक्रिया के कारण श्रृंखला घिस गई है। अब दूसरा देखते हैं, उत्तर अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस का है यूराल पर्वत। तो 2 यहाँ पर बोला गया, पहला उत्तर अमेरिका का अल्पेशियन और दूसरा रूस में है, और रूस का क्या नाम है, यूराल पर्वत। तो ये कैसा है, गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई थोड़ी क्या है, कम है, और ये बहुत ही पुराने वलित पर्वत है। तो इस प्रकार से यहाँ तक केवल और केवल
वलित पर्वत के विषय में दिया गया है। और अलग अलग प्रकार के वलित पर्वतों में जैसे कि भारत के अरावली भारत में सबसे पुरानी है, और उसके बाद यूराल पर्वत भी सबसे पुराना जो है वलित पर्वत है, और उत्तर अमेरिका का अल्पेशियन भी सबसे पुराना यानी बहुत पुराना वलित पर्वत है। और साथ ही साथ इनकी ऊंचाई भी क्या है, कम है। कारण है कि ये अपरदन के कारण क्या हो गए हैं, घिस गए हैं। अब हम लोग पर्वत के दूसरे पर्वत को पढ़ते हैं जिसका नाम है भ्रंशोत पर्वत। तो ये पर्वत की क्या खासियत है, कहता है कि जब बहुत बड़े भाग टूट जाता है, यानी कि ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पर भ्रंशोत पर्वत के विषय में बताया गया। इस पिक्चर में आप देखिए कि जब कहता है कि बहुत बड़ा जो जमीन का भाग है वो टूट जाता है, तो आप ऐसा कल्पना कीजिए कि ये पूरा का पूरा जमीन पहले एक था और फिर ये बीच वाला भाग क्या हुआ, टूट के अंदर चला गया। तो टूट के अंदर जाने के चलते तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर की ओर क्या होने लगता है, उठने लगता है। या तो ऊपर की ओर उठने लगता है या तो नीचे की ओर क्या होने लगता है, धंसने लगता है। तो इसके कारण इस प्रकार का पर्वत का निर्माण होता है जिसे हम भ्रंशोत पर्वत के नाम से जानते हैं। अब इस भ्रंशोत पर्वत में दो क्षेत्र बनते हैं, एक को हम कहते हैं उत्खंड और दूसरे को हम कहते हैं द्रोणिका। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भाग ऊपर की ओर उठता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी हॉस्ट कहते हैं, और जो नीचे की ओर धंस जाता है उसे हम द्रोणिका भ्रंश कहते हैं या तो ग्रैबेन कहते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं जो नीचे वाला भाग है उसे हम क्या कहेंगे, द्रोणिका भ्रंश कहेंगे। अब इसका भी एग्जाम्पल दिया है। तो अगर आप यूरोप की ओर देखिएगा तो यूरोप में एक पहाड़ है जिसे राइन घाटी कहते हैं, और दूसरा है वॉसजेस पर्वत। तो ये दोनों ही क्या है, इसी प्रकार के पर्वत तंत्र का उदाहरण है। इसी प्रकार का मतलब हो गया भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण है। तो ये देख लिए भ्रंशोत पर्वत कहाँ पर, यूरोप के राइन घाटी में, और वॉसजेस पर्वत दोनों ही यूरोप में मौजूद हैं। अब हमें बोल रहा है कि आप एक एटलस लीजिए और एटलस की मदद से विश्व के मानचित्र में इन सभी भूआकृतियों को क्या कीजिए, देखिए और इसका पता लगाइए कि आखिरकार ये है कहाँ पर। तो आइए हम लोग इस मैप में आते हैं और मैप की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले भारत में देखिए यहाँ पर है अपना हिमालय पर्वत श्रृंखला, और आप देख सकते हैं ये वाला जो भाग है ये रूस है, और रूस में बोले थे हम लोग यूराल पर्वत श्रृंखला। ये देख सकते हैं ये है रूस का यूराल पर्वत श्रृंखला, और यूराल पर्वत श्रृंखला जो है रूस और यूरोप को क्या करता है, एक दूसरे से अलग करता है। यहाँ से एशिया और यूरोप क्या होता है, एक दूसरे से अलग हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम उत्तरी अमेरिका के द्वीप समूह में आते हैं यानी कि महादेश में आते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पर्वत है इसका नाम है रॉकी पर्वत श्रृंखला, और यहाँ पर है अल्पेशियंस पर्वत श्रृंखला। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला वह मौजूद है इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर है अल्पास पर्वत श्रृंखला, और ये है अफ्रीका का एटलस पर्वत श्रृंखला। तो इस प्रकार से अलग अलग पर्वत श्रृंखला यहाँ पर हमारे मैप में दिया गया है। इसके अलावा हमें एक और लिया गया था एल्पेस और स्कैंडिनेवियस, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं दिया गया है, लेकिन आइए हम लोग देखते हैं और भी जो भी पर्वत आएंगे उसे हम लोग अलग अलग मैप में देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हम लोग कौन कौन से पर्वत को देख लिए। तो मैंने आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला मानचित्र में दिखा दिए, जी हाँ। आल्पास पर्वत श्रृंखला भी दिखा दिए, और फिर हमने कौन सा पर्वत देखा, उसके बाद अरावली नहीं देखे। अरावली आप देख सकते हैं ये भारत का मानचित्र है, और इसमें जो अरावली पर्वत श्रृंखला वह विंध्या पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बाद में जो पर्वत श्रृंखला दिख रहा है वह अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद हमने अमेरिका के अल्पेनियस पर्वत श्रृंखला और रूस का यूराल पर्वत श्रृंखला भी देख ली। अब आता है भ्रंशोत पर्वत के विषय में। तो यूरोप की राइन घाटी और वॉसजेस पर्वत ये हम नहीं देखे हैं। तो आप देख सकते हैं इस मानचित्र में ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ये है राइन घाटी, और उसके बगल में जो क्षेत्र आपको दिख रहा है वो कौन है, वॉसजेस पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देख लिए। अब आइए हम लोग देखते हैं अगली चीज, और वह है ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण जो भी पर्वत बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ज्वालामुखी पर्वत जो है वह ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का जो फ्यूजियामा है, ये दोनों ही कौन से पर्वत है, ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। अब ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी के कारण होता है। अब ज्वालामुखी फटता कैसे है, तो धरती के अंदर जो है अलग अलग प्रकार की आंतरिक क्रियाएं होती है, और उन्हीं आंतरिक क्रियाओं के चलते हमारी पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटता है। ज्वालामुखी का फटना एक बहुत ही डेंजरस यानी खतरनाक घटना है। इससे वहाँ के आसपास जो क्षेत्र में लोग रहते हैं उनको भारी क्षति होती है। हाल ही में यूरोप के एक क्षेत्र में जो है ज्वालामुखी फटा था, उससे आसपास के रहने वाले लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ा था।
तो ये था ज्वालामुखी पर्वत के विषय में। अब हमारे लिए आता है पर्वत क्या उपयोगी है और ये किस प्रकार से लाभदायक है। तो कहता है कि पर्वत हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। कारण है कि पर्वत जो है वो जल के संग्रहगार है। जल के संग्रहगार का मतलब होता है यहाँ पर बहुत सारा पानी मौजूद होता है और इनमें से ही बहुत सारी नदियाँ क्या होती है, निकलती है और बहुत सारी यहाँ पर हिमानियाँ जो है वो मौजूद रहती है। हिमानिया का मतलब जो है जल बर्फ के रूप में रहता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जलाशयों की बात करें तो जलाशयों के जल को लोगों तक पहुँचाया जाता है, यानी हिमानी में जो भी जल रहता है वे लोग तक पहुँचते हैं। पर्वतों के जल का उपयोग हम लोग सिंचाई करने के लिए करते हैं, पन बिजली यानी पानी से बिजली बनाने के लिए करते हैं। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएँ निर्मित करती है। अब देखिए नदी जो है वो घाटियाँ बनाती है, तो नदियाँ जब बहती हैं तो अपने क्षेत्र में पड़ने वाले जमीन को पूरी तरह से काट देती है, जिसे हम नदी वेदियाँ कहते हैं। और उसी प्रकार नदी घाटियाँ कहते हैं। और अगर हम वेदिका की बात करें तो वो क्या करता है, एक बड़े क्षेत्र का निर्माण करता है। आप ऐसे समझिए कि नदियाँ जब बहती है तो वो क्या करती है, बहुत बड़े दूर तक क्षेत्र में क्या करती है, बहती है जब बाढ़ आती है। लेकिन जब बाढ़ नहीं आता है तो वो पानी फिर वापस चला जाता है और वापस जाने के चलते वो जितने दूर तक बाढ़ आया था उतने दूर तक का क्षेत्र क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है और बाद में हम लोग उसमें खेती कर सकते हैं। तो ये जो है वेदिका कहलाता है, जो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है। साथ ही साथ जो पर्वत होते हैं वहाँ पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो वनों से हमें ईंधन मिलता है, हमें चारा मिलता है, जानवरों के लिए आश्रय, मानव के लिए भी आश्रय होते हैं और भी दूसरे उत्पाद जैसे कि गोंद, रेजिन, ये सारी चीज़ें मिलते हैं। अब पर्वत जब बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, जैसे कि बर्फ़ वाले पर्वत की अगर बात करें तो वहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर सैलानी आते हैं जिसे हम पर्यटक कह सकते हैं। तो सैलानियों के लिए पर्वतों का जो भाग है वो उपयुक्त स्थान है। पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो है खेल भी होते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग। तो ये क्या है, पर्वतों में विभिन्न प्रकार के प्रचलित खेल है। अब यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है हम लोग से कि क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेल खेले जाते हैं। तो हिमालय में भी जो बर्फीला इलाका है, जैसे कि हम बात करें शिमला की बात करें, या फिर हिमाचल प्रदेश का जो इलाका है, या सिक्किम का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में भी आपको ये खेल जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि वो पर्वतीय क्षेत्र है। और वहाँ पर आपको हिमालय का जो मुख्य रूप से कश्मीर, जम्मू कश्मीर का इलाका, इन क्षेत्रों में भी आपको ये खेल देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर हमारा जो है दिखाया गया है ज्वालामुखी के विषय में। तो ज्वालामुखी का जो है ये वाला जो भाग है इसे हम केंद्र कहते हैं। यहाँ से ज्वालामुखी फटती है और जो लावा होता है जिसमें राख, भाप, गैस, बहुत सारा चीज़ होता है, ये क्या होते हैं, ऊपर में घने बादलों के रूप में दिखाई देते हैं और लावा जो है बिखर करके नीचे की ओर गिरता है और वो ऐसे बहते बहते जमीन की ओर जाने लगता और इस प्रकार से एक शंक्वाकार जो है पर्वत का निर्माण होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये जो आपको उदाहरण दिख रहा है, ये फोटो, ये एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। पर्वतों को पढ़ने के बाद अब हमारे पास दूसरा जो चीज़ पढ़ने के लिए बचता है वह है पठार। तो आइए अब हम लोग पठार के विषय में पढ़ते हैं। तो ये अपना पठार है। पठार की बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि पठार जो है वो एक उठी हुई भूमि है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर से क्या है, सपाट है, जैसे कि एक मेज दिखता है, मेज मतलब कुर्सी वगैरह दिखता है वैसा। तो हम लिखेंगे कि पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी सतह मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक से अधिक किनारे हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको फोटो में दिखाया, जिनके ढाल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः 100 मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक हो सकते हैं। पर्वतों की पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं, यानी कि पठार भी क्या हो सकता है, या तो नया हो सकता है या तो क्या हो सकता है, पुराना हो सकता है। अब भारत में ही 2 एग्जाम्पल दिया है। तो भारत में है दक्कन का पठार और दूसरा जो है वो कौन सा है, तिब्बत नहीं है, दूसरा भारत में एक दक्कन का पठार है, दूसरा छोटा नागपुर का पठार। ओके, इसके अलावा भी कुछ और भी मध्य उच्च भूमि का पठार है, लेकिन जो भारत में दक्कन का पठार है वो सबसे पुराने पठारों में से एक है। इसके अलावा अगर हम बात करें केन्या, तंजानिया, युगांडा या पूर्वी अफ्रीका, इन क्षेत्रों में आपको पठार देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी है वह पश्चिमी पठार जो है इसी प्रकार का उदाहरण है। इसी प्रकार का उदाहरण का मतलब पुराने पठारों का उदाहरण। तो यहाँ पर फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो दक्कन का पठार एक पुराने पठार का एग्जाम्पल है। केन्या में जो पठार है ये भी पुराने पठार का एग्जाम्पल है।
तंजानिया में जो पठार है ये भी पुराने पठार का उदाहरण है। युगांडा में भी जो पठार है वो भी पुराने पठार का उदाहरण है। अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया में जो पठार है वह भी क्या है, एक पुराने पठार का एग्जाम्पल है। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ अन्य पठार। तो अब दूसरा लिखा गया तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार कहाँ पर होगा, तिब्बत का पठार तिब्बत में होगा। तो कहता है तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार, जिसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक फैला हुआ है। अब 1000 1 किलोमीटर की दूरी के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर 4000 से 6000 लिखा है तो आप कल्पना कर सकते हैं ये 4 किलोमीटर से लेकर के 6 किलोमीटर तक ऊंचाई में फैला हुआ है। इतने बड़े बड़े पठार है। कौन सा पठार है, तिब्बत का पठार। अब आइए पठार के उपयोग के विषय में पढ़ते हैं। तो पठार भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, क्योंकि इनमें जो चीज़ मिलता है वह है खनिजों की प्रचुरता। पर्वतों में क्या था, वन था, वनस्पति था, पत्थर था, जल था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पर्वत जो है वो जल के संग्रहगार होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पठार है उसमें क्या मिलेगा, खनिज, बहुत ज़्यादा खनिज होता है। यही कारण है कि विश्व में बहुत से खनन क्षेत्र वह भी पठारी भागों में स्थित है। झारखंड में, झारखंड का निवासी हूँ, झारखंड में कोयला निकलता है, लोह खनिज निकलता है, इसके अलावा भी बहुत सारे खनिज निकलता है। और झारखंड कैसा क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ कि बहुत सारे खनन क्षेत्र आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, पठारी क्षेत्र में ही देखने मिलेगा। कारण इसके ये है कि पठारी क्षेत्र में हमें बहुत ज़्यादा खनिज देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि अफ्रीका का अगर हम पठार देखें तो यहाँ पर सोने का खनन होता है, यानी यहाँ से सोना निकाला जाता है और साथ यहाँ से हीरे भी निकाले जाते हैं। तो ये कहाँ पर है, अफ्रीका का पठार में। खनन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो अफ्रीका का पठार किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, सोने के खनन और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत की अगर बात करें तो भारत में छोटा नागपुर का पठार, जिसमें आपको बता दिए झारखंड भी छोटा नागपुर के पठार में आता है। तो इसमें लोहा का खनन होता है और कोयला का खनन होता है। यहाँ पर मैग्नीज निकलता है। इसमें बहुत बड़े बड़े क्या है, भंडार हैं। इसके अलावा अगर हम पठार की बात करें तो पठारी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जलप्रपात देखने को मिलता है। जलप्रपात का मतलब होता है झरना होता है, और झरना जो है जिसे इंग्लिश में वाटरफॉल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ हैं बहुत ही ऊंचाई से गिरती है। और जब नदियाँ ऊंचाई से गिरती है तो वो किसका निर्माण करती है, वह झरने का निर्माण करती है। भारत में छोटा नागपुर का पठार स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात है। तो छोटा नागपुर का अगर पठार देखिएगा तो यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी, और पठारी भाग में बह रही है। तो यहाँ पर जलप्रपात यानी झरना का निर्माण करेगा। तो कौन सा झरना है, इसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ पर है जोग जलप्रपात। इसी प्रकार के जलप्रपातों का क्या है, उदाहरण है। यहाँ पर आपको लावा पठार में लाल मिट्टी की बहुत ज़्यादा प्रचुरता देखने को मिलती है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है एवं खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल का मतलब होता है घूमने का स्थल, जहाँ पर आप देख सकते हैं पर्यटक है। तो पर्यटक, अगर कहीं पर पर्यटन है तो वहाँ पर पर्यटक जो है वो जाएंगे। पर्यटक का मतलब होता है घूमने वाला, और पर्यटन मतलब होता है घूमने वाला स्थल। तो इसलिए यहाँ पर पर्यटक जो है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर रमणीय स्थल मतलब घूमने वाला क्षेत्र यहाँ पर मौजूद है। तो यह था पठार के विषय में। अब हम लोग जो तीसरे रूप में पढ़ जा चुके हैं और वह है मैदान। तो आइए हम लोग मैदानी भाग के विषय में पढ़ते हैं। मैदानी भाग की अगर बात करें तो मैदान जो है वह बिल्कुल ही समतल भूमि है और एक बहुत बड़े भाग में फैले होते हैं। ये सामान्यतः मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। यानी कि अगर हम समुद्र की ऊंचाई से नापेंगे तो मात्र 200 मीटर होगा। 200 मीटर। अभी तक जितने भी ऊंचाई हम लोग देख रहे थे वो 1000 तक जा रहा था, जैसे कि 8848 मीटर। ये किसकी ऊंचाई है, ये है ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की। देख सकते हैं कितने ऊंचे हैं, और ये कितना, मात्र 200 में से निमट गया। तो इसीलिए इस भाग को हम मैदानी भाग कहते हैं। मैदानी भाग काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं, मतलब थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है, उसी को उर्मिल और तरंगित कहते हैं। हालांकि अधिकांश अगर बात करें, अधिकांश मैदानी भाग में नदियां भी बहती है और इनकी सहायक नदियां भी बहती है। तो इसीलिए ज़्यादातर क्षेत्र जो है या तो नदियों द्वारा बनाया गया है या तो सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। नदियां जो है वो पर्वतीय ढाल पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित कर देती है। वह अपरदित पदार्थ को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है एवं अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे कि पत्थर, बालू, सिल्ट वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है, और इन्हीं कारणों से मैदानों का निर्माण होता है। अब यहाँ पर मैदानों का निर्माण का कहानी लिखा गया।
तो ये कैसे बनता है, आप ऐसे कल्पना कीजिए कि ये एक पहाड़ है और पहाड़ से क्या हो रहा है, पहाड़ से नदियाँ निकल रही है। चूंकि पहाड़ से नदियाँ निकल रही है तो नदियाँ अभी ढाल में है, तो ढाल में रहने के कारण बहुत तेज़ी से बहती है, और जब बहुत तेज़ी से बहती है तो इसके साथ जो भी पठार मिट्टी वगैरह जो भी मिलता है उसे बहुत तेज़ी से बहा देता है, और तेज़ी से बहाने के चलते जब वो पर्वत ढाल वाला क्षेत्र से नीचे वाला भाग में आता है, यहाँ पर वो मिट्टी वगैरह नहीं बहा पाती है, जिसके चलते मिट्टी को यहीं पर छोड़ देता है, चारों तरफ अपना फैला देता है, और फैलाने के चलते यहाँ पर निर्माण होता है किसका, यहाँ पर निर्माण होता है मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से किसी भी क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। अब मैदान क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इसकी खासियत है, आइए इसकी खासियत और इसके महत्व और इसके उपयोग के विषय में पढ़ें। सबसे पहले तो इतने ज़्यादा ये समतल होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, परिवहन के लिए उपयुक्त होते हैं। परिवहन का मतलब होता है इसमें गाड़ी वगैरह चलाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इसके साथ ही साथ ये मैदान जो है जल द्वारा बनाया जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अधिक उपजाऊ होते हैं, और इसमें कृषि जो है बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। अगर आप पूरी दुनिया का देखिएगा तो कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है और परिवहन के लिए उपयुक्त है, इसलिए विश्व में सबसे अधिक अगर जनसंख्या कहीं है तो वो है मैदानी भाग में। और यहाँ पर सबसे खासियत है कि नदियाँ जो है बहती रहती है, तो नदियों द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान जैसे कि एशिया की बात करें या उत्तर अमेरिका की बात करें तो इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी नदियों द्वारा जो भी मैदान बनाया गया उसमें सबसे बड़ा भाग कहाँ पर है, एशिया में, और दूसरा कहाँ पर है, अमेरिका में। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में अपना भारत आता है, तो अपने भारत की अगर बात करें तो भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा क्या किया गया है, बनाया गया है। उसी प्रकार से अगर चीन की बात करें तो योंगत्से है, ठीक है, योंगत्से नदी के द्वारा बनाया गया प्रमुख इसका क्या है, उदाहरण है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे लिखा हुआ कि मैदान जो है मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि यहाँ मकान बनाना, खेती करना बहुत ज़्यादा जो है आसान होता है, और साथ ही साथ यहाँ भूमि बहुत ज़्यादा समतल होती है, और इसमें खेती के लिए जो भी प्रचुरता होनी चाहिए, उर्वरक क्षमता होनी चाहिए, वो प्रचुर मात्रा में होता है। मिट्टी उपजाऊ यानी उपजाऊ मिट्टी के कारण इस भाग में खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। और भारत में गंगा का मैदान अगर बात करें तो वो देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मौजूद है उत्तर प्रदेश। यहाँ उत्तर प्रदेश भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब इन स्थल रूपों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते कैसे हैं, उसका बसाव कैसे होता है, आइए इसके विषय में पढ़ते हैं। तो स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव जो है विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जीवन थोड़ा सा कठिन होता है। मैदानी क्षेत्र का बात करें तो यहाँ पर जीवन पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में बहुत ज़्यादा सरल होता है। जहाँ आप पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कठिनाई में रहते हैं, वही मैदानी क्षेत्र में आप बहुत ही सरल और आसान जीवन जी सकते हैं। मैदानी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के फसल आप क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, घर बना सकते हैं। फसल को उगाना ईजी होता है, घर बनाना ईजी होता है, सड़क बनाना आसान होता है। जबकि पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में पर्वतीय क्षेत्र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में जो हमारा मैदानी भाग होता है वहाँ आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूप में रहने वाले लोगों के तरीकों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। हमसे पूछा गया कि क्या आप उसमें कुछ अंतरों को बता सकते हैं। जी हाँ, देखिए, जैसे कि कुछ आदमी ठंडे प्रदेश में रहता है तो वो गर्म खाना ज़्यादा पसंद करेगा, और अगर कोई गर्म प्रदेश में रहता है तो वो ठंडा खाना ज़्यादा पसंद करता है। साथ ही अगर कोई गर्म प्रदेश में रहता है तो वो क्या करेगा, वो हल्के कपड़े पहनना पसंद करेगा। अगर कोई ठंडे प्रदेश में रहता है तो वो भारी कपड़े जैसे कि ऊनी वस्त्र हो गया, स्वेटर हो गया, वह ज़्यादा पहनना पसंद करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर पर्वतीय क्षेत्र में रहता है तो पर्वतीय क्षेत्र में वो अपने अनुसार क्या करेंगे, रहेंगे। उनको जहाँ सुविधा होगा वहाँ पर मकान बनाएंगे। ऐसा नहीं कि अपने पड़ोसी के बगल में ही मकान बनाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, अपने पड़ोसी के ही बगल में मकान बना देते हैं। ऐसा पहाड़ी क्षेत्र में संभव नहीं हो पाता। तो ये कुछ अंतर है जो उनके जीवन में आते रहते हैं। जबकि कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं का भी हमें सामना करना पड़ता है, जैसे कि भूकंप की बात करें, ज्वालामुखी की बात करें, तूफान की बात करें, बाढ़ की बात करें। ये सारे हमारे विनाश का कारण बनते हैं और हमें बहुत ज़्यादा विनाश कर देते हैं। अब देखिए, दुनिया में जो भी घटनाएं अचानक आती है उसे हम आकस्मिक घटनाएं कहते हैं। तो आकस्मिक घटना को हम रोक नहीं सकते। जैसे भूकंप एक आ जाता है, हम इसे नहीं रोक सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या होना है, जागरूक होना जरूरत है। तो जागरूकता पैदा करके हम इसमें आने वाले खतरे को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, तो देखिए कितने तरीकों से ला सकते हैं। तो इसके आसपास क्षेत्र से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। स्थल का उपयोग हम गलत तरीके से करते हैं।
क्या करते हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, जो उपजाऊ ज़मीन हो रहा है उसमें हम मकान बना दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा गलती है। उपजाऊ ज़मीन में हमें मकान नहीं बना रहा है, जो उपजाऊ नहीं है हम उसमें मकान बनाएंगे। इससे होगा कि उपजाऊ ज़मीन में हम खेती करेंगे और हम अपने लिए अनाज को उगाएंगे, और जो गैर उपजाऊ ज़मीन है, जहाँ पर उपजाऊ नहीं किया जा सकता है, उन क्षेत्रों में हम क्या करेंगे, अपने लिए ज़मीन मकान बनाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी फेंक देते हैं, जैसे कि कूड़ा फेंक देते हैं या पानी फेंक देते हैं, जो क्या कर देता है, उन्हें गंदा कर देता है। अच्छा, यहाँ पर लिखा गया कूड़ा को कहीं भी फेंक देते हैं या तो हम पानी में फेंक देते हैं, जो कूड़ा ज़मीन को भी खराब कर देता है और पानी को भी खराब कर देता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग कर नहीं, हमें ऐसा उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें इसे बचाना चाहिए। सिंपल शब्दों में यहाँ पर बोला गया है कि ये अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का जो उपयोग है हमें इसकी क्षमता के अनुसार करना चाहिए, और इसमें जिस प्रकार से इसका उपयोग है उसी प्रकार से लाना चाहिए। अगर हम इसका गलत उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये क्या है, गलत हो जाएगा, हमें ही इसका जो है परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए सलाह दें और उनके लिए हम अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। तो यहाँ पर ये चैप्टर क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स के विषय में दिया गया है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे उनका जीवन होता है। पहाड़ी क्षेत्र में बसाव किस प्रकार से किया जाता है, लोग नदियों में किस प्रकार से रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जानवर और पशुपालन, कुछ ऐसे ठंडे प्रदेश हैं जहाँ पर लोग किस प्रकार से रहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन और आंसर्स होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन आंसर से पहले फैक्ट के विषय में पढ़ें। जैसे कि यहाँ पर फैक्ट दिया गया, क्या आप जानते हैं। तो पहला फैक्ट पढ़ते हैं। लिखा है, क्या आप जानते हैं कि जो पहाड़ी व स्थलीय भाग है, जो आसपास की भूमि से ऊंचाई उठी होती है, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है, और 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम आपको क्या करना, बताना है। तो अगर कोई भूमि 600 मीटर से अधिक ऊंचा है और उसका ढाल अगर खड़ा है तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्वत कह देते हैं। अब यहाँ पर बोला है कि 8000 मीटर से कुछ ऊंचे पर्वतों के नाम बताइए। तो भारत में कंचनजंगा की बात करें या माउंट एवरेस्ट की बात करें या धौलागिरी की बात करें तो ये वो पर्वत हैं जो 8000 मीटर से भी ऊंचे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, 8000 से ऊंचे पर्वत केवल और केवल हिमालय पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, जो वर्तमान भारत और नेपाल और वहाँ पर भूटान जो देश है उनके ही आसपास फैले हुए हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं अगला फैक्ट के विषय में। तो अगला लिखा हुआ यहाँ पर कि क्या आप जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित मोनोकी पर्वत, जिसे हम हवाई द्वीप कहते हैं, सागर की सतह के नीचे स्थित है। यानी ये सागर में ये पर्वत है लेकिन समुद्र के नीचे है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 10,205 मीटर है, जो एवरेस्ट के शिखर से भी अधिक है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत एवरेस्ट है, उससे भी ऊंचा है। कौन है, मोनकी पर्वत। ये मोनकी पर्वत कहाँ पर है, समुद्र के नीचे है, प्रशांत महासागर में मौजूद है। अब एक और देखते हैं कहीं आगे दिया है कि ओके, तो यहाँ पर खत्म हो जा रहा है कि नहीं, एक और दिया होगा मेरे ख्याल से, जी नहीं अब नहीं दिया है। यहाँ से हमारा जो क्या आप जानते हैं खत्म होता है। अब हम लोग सवाल जवाब पर आते हैं और हम लोग सवाल जवाब करते हैं। सबसे पहला, पृथ्वी पर जो प्रमुख स्थल रूप है वो कौन कौन से है। तो पृथ्वी पर प्रमुख स्थल रूप पठार, पर्वत एवं मैदान है। पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है, पर्वत का शिखर जो है वो शंक्वाकार होता है, पठार का शिखर सपाट होता है। पर्वत जो है वो ऊंचे होते हैं, जो पठार है वो पर्वत की तुलना में कम ऊंचे हैं। पर्वत जो है वो जल के संग्रहगार होते हैं और पठार जो है वो खनिजों के संग्रहगार होते हैं। पर्वत के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, पर्वत के 3 प्रकार हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है, मनुष्य के लिए पर्वत बहुत उपयोगी है। ये बर्फ के रूप में पानी को जमा करके रखती है, और ये बरसात गर्मी के मौसम में जब पानी नहीं रहता है तब वो बर्फ पिघलती है और हमारे लिए पानी बनती है। तो इस प्रकार से पर्वत हमारे लिए कहीं ज़्यादा उपयोगी है, जल के संग्रहगार है, इसलिए हमें सुरक्षित और इसे स्वच्छ रखना है। मैदानों का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो जब पर्वतीय भागों से नदियां बहती है और बहती हुई अपने साथ ढेर सारा गाद, सिल्ट और या फिर चूना लेकर आती है, तो उसे क्या करती है, पत्थर वगैरह, तो वे क्या करती है, जो ढाल वाला क्षेत्र से जब वो नीचे उतरती है तो उन क्षेत्रों में विस्तारित कर देती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, मैदानी भाग का निर्माण होता है। अगला है कि नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं। क्यों, तो नदियों द्वारा निर्मित जो मैदान होता है वो बहुत ज़्यादा कृषि योग्य होता है, यहाँ पर परिवहन आसान होता है, यहाँ पर जल की बहुत ज़्यादा उपलब्धता होती है, और इन्हीं सब कारणों के चलते यहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पर सघन जनसंख्या पाया जाता है। पर्वत में कम जनसंख्या क्यों होती है, क्योंकि पर्वत में रहना कठिन है, यहाँ पर
पर यातायात के साधन परिवहन को लाना ले जाना डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर लोगों को कृषि योग्य भूमि नहीं मिलती है और इन्हीं कारणों से पर्वतों में क्या होती है, कम जनसंख्या मिलती है। अगला है टिक करने वाला, पर्वत पठार से भिन्न है ऊंचाई, ढाल और अभिमुखता में। तो ये ऊंचाई में क्या है, भिन्न है, और ढाल में भी क्या है, इसमें भिन्नता पाई जाती है। अच्छा, ऊंचाई तो होता है लेकिन इसका ढाल क्या होता है, अलग होता है। अगर हम बात करें पर्वत के विषय में तो पर्वतों में खड़ी ढाल होता है, पर्वतों में क्या होता है, धीरे धीरे ढाल होता है जिसमें ऊपर का शिखर कोन जैसा होता है, जबकि जो पठार होता है उसमें खड़ी ढाल होता है। हिमानी की बात करें तो हिमानी पर्वतों में पाया जाता है। दक्कन का पठार कहाँ पर स्थित है, दक्कन का पठार भारत में स्थित है। योंगसे नदी कहाँ पर है, योंगसे नदी चीन में है, योंगत्से, ठीक है। और यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला यूरोप में कौन सी है, तो यूरोप में है अल्पास पर्वत श्रृंखला। और रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ है, रॉकी है अमेरिका में। और एंडीज कहाँ पर है, एंडीज है दक्षिण अमेरिका में मौजूद है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर। और यहाँ पर एक खाली स्थान वाला है, तो खाली स्थान वाला सवाल जवाब मैं पहले भी नहीं बता रहा था और अभी भी नहीं बता रहा हूँ। आप एक ट्राई कीजिए, फिल कीजिए, नहीं बनेगा कमेंट कीजिए और फिर हम आपको कमेंट के माध्यम से बताएंगे। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है और थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। और एक और चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी क्लासेस डाउट्स को भी सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेगा अपने डाउट्स के सही सॉल्यूशन। और साथ ही साथ अगर आप अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव्स को सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो। तो इसके साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।